दिल्ली के वेलकम इलाके में जबरन वसूली के लिए पहुंचे बेखौफ बदमाशों की फायरिंग का एक वीडियो सामने आया। गोलीबारी का यह वीडियो 26 फरवरी का बताया गया। वीडियो में रात के वक्त कुछ नकाबपोश बदमाश वेलकम इलाके के एक मोहल्ले में नजर आए और वहां गाली गलौज करते हुए उन्होंने काफी देर तक फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। जिस शख्स की तलाश में बदमाश वहां पहुंचे थे वो उनके हत्थे नहीं चढ़ा। इस बात से बदमाशों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। कुछ मिनटों में ही बदमाशों ने वहां इतनी गोलियां चलाईं कि इलाके के लोग बुरी तरह दहशत में आ गए। न तो किसी ने दरवाजा खोला और न ही किसी ने अपनी खिड़की से झांकने की हिम्मत की। बहुत देर तक गुंडागर्दी करने के बाद जब सभी बदमाश वहां से निकले तो जाते जाते पूरे मोहल्ले को चेतावनी दे गए। समझा लिया बल्लू को। बताया गया कि दिल्ली की मंडोली जेल में बंद एक अपराधी के कहने पर हथियारबंद बदमाशों ने वहां गोलीबारी की। और यह बात भी सामने आई कि जिस शख्स की तलाश में वो गए थे उसे ये बदमाश पहले भी धमका चुके थे। पीड़ित शख्स ने पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई उसके मुताबिक 25 फरवरी को उसका एक रिश्तेदार उसके पास आया था और 20,000 की अवैध वसूली की मांग कर रहा था। जब पीड़ित ने मना कर दिया तो उसके रिश्तेदार ने मंडोली जेल में बंद वसीम फौजी नाम के बदमाश से वीडियो कॉल पर उसकी बात करवाई। खुद को वसीम फौजी बताने वाले शख्स ने पीड़ित से 20,000 रुपए देने को कहा और न देने की सूरत में उसे जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़ित ने पैसे देने से मना कर दिया तो अगले ही दिन यानी 26 फरवरी को कुछ बदमाश उसके मोहल्ले में पहुंचे और उन्होंने वहां गोलियां चलाई। 27 फरवरी को इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। सौभाग्य की एक बात यह कि ताबड़तोड़ फायरिंग की यह घटना जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है। यह घटना बंगाल बिहार में दबंगों के लिए बदनाम किसी गांव में भी नहीं हुई है। यह चंबल का बीहड़ भी नहीं था। गुंडागर्दी का यह नंगा नाच देश की राजधानी दिल्ली में हुआ और यहां तो 1980 के दशक वाला मुंबई अंडरवर्ल्ड वाला कोई सीन भी नहीं है जहां गैंग वॉर चल रही है। जिस जगह यह घटना हुई वहां से मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर देश का सबसे ज्यादा सुरक्षा वाला इलाका है जहां से देश की सरकार चलती है। इसीलिए गालियों और गोलियों की बौछार ज्यादा गंभीर है। ऐसे अपराधियों के साथ क्या करना है यह दिल्ली पुलिस अच्छी तरह जानती है। पुलिस को उसका काम बताने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम अपने तरीके और कानून के हिसाब से करती है और कर भी रही है। हमको तो बस अपना काम याद रखना है। हम लोगों को ऐसे गुंडे बदमाशों की शक्ल अच्छी तरह याद कर लेनी चाहिए। ऐसा करने की 2 वजह। पहली ये कि शक्ल याद रहेगी तो हम लोग ऐसे गुंडे बदमाशों से दूर रहेंगे, उनसे बचने के इंतजाम कर पाएंगे। दूसरी वजह ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ज्यादातर गुंडे बदमाशों को कानून का डर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो किसी न किसी के पालतू बन जाते, किसी दबंग के, किसी नेता के, किसी राजनीतिज्ञ के। ऐसे गुंडे अगर किसी नेता के आसपास नजर आए तो हम लोगों को तय कर लेना चाहिए कि गुंडों को संरक्षण देने वाले राजनेता को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। हम लोगों के पास ऐसे गुंडों की गोलियों का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। हमारे पास सिर्फ अपने वोट की ताकत है, जिससे हम इन गुंडों को सीधे न सही दूसरे तरीके से सबक सिखा ही सकते हैं। नेता तभी सुनते हैं जब उनके वोट पर चोट आती है। उनके वोट पर चोट करें अगर नेता ऐसे गुंडों को पाल रहे हों तो। महाशिवरात्रि के मौके पर पहले शाही स्नान के साथ हरिद्वार में कुंभ मेले की विधिवत शुरुआत होगी। शाही स्नान से पहले हरिद्वार में अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों की पेशवाई निकली, जिसकी अगुवाई जूना अखाड़े ने की। महाशिवरात्रि के मौके पर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए जूना अखाड़े के साधु हरिद्वार की सड़कों पर आगे बढ़ते रहे। सबसे आगे नागा साधु और उनके पीछे जूना अखाड़े के वरिष्ठ संत रथों पर सवार होकर निकले। साधु संतों के अलावा वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ भी नजर आई और सुरक्षा भी चाक चौबंद दिखी। सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं ताकि निर्विघ्न तरीके से पेशवाई ब्रह्म कुंड तक पहुंच जाए। पहले शाही स्नान के दिन प्रशासन की तरफ से साधु संतों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। परंपरा के अनुसार सबसे पहले जूना अखाड़े ने हर की पैड़ी में पहुंचकर डुबकी लगाई। अखाड़ों के शाही स्नान की वजह से हर की पैड़ी को शाम 6 बजे तक आम लोगों के स्नान के लिए बंद रखा गया। भारत के एक समृद्ध और गौरवशाली अतीत को फिर लौटाने के लिए हम डुबकी लगाने जा रहे हैं। जूना अखाड़े के बाद बाकी अखाड़ों ने भी तय समय पर गंगा नदी में डुबकी लगाकर शाही स्नान किया। सौभाग्य की एक बात यह कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ है, जिसमें सामान्य तौर पर शाही स्नान वाले दिन करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते रहे हैं।
इस साल कोरोना संकट की वजह से हरिद्वार कुंभ में तमाम बंदिशें हैं। कुंभ नहाने के लिए श्रद्धालुओं को भी पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है और कुंभ नगरी में उन्हीं को जाने दिया जा रहा है जिनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव हो। उसके बावजूद महाशिवरात्रि पर कुंभ के पहले शाही स्नान में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। अभी हरिद्वार कुंभ में 3 शाही स्नान और बाकी, और ये तीनों शाही स्नान अगले महीने सोमवती अमावस्या, मेष संक्रांति और चैत्र पूर्णिमा पर होंगे। लॉकडाउन की वजह से हजारों कंपनियों पर ताले लग गए। News18.com की रिपोर्ट है कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला और पिछले 11 महीनों में देश की 10,000 से ज्यादा कंपनियां बंद करनी पड़ी, जिनमें सबसे ज्यादा कंपनियां दिल्ली की, जिन पर लॉकडाउन की वजह से ताला लग गया। दिल्ली में पिछले 11 महीनों में 2,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में करीब 2,000, इसके अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी 1,000 से ज्यादा कंपनियों को बंद कर दिया गया। ये जानकारी सरकार की ओर से संसद में दी गई और बताया गया कि कंपनियों के मालिकों ने अपनी मर्जी से उन्हें बंद करने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए आतंकी संगठन सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। News 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े TRF नाम के संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक वीडियो डाला। इसके जरिए घातक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है और आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा है, जिसके तहत यह झूठ फैलाया जा रहा है कि 2020 में लोकल लोग सबसे ज्यादा आतंकी संगठनों में शामिल हुए। इसके अलावा हूप नाम के मैसेंजर ऐप के जरिए भी कश्मीर के युवाओं को भड़काने की खबर है। आतंकी संगठनों के इन मंसूबों का पता चलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेंदुए ने वन विभाग के कर्मचारी समेत कई लोगों पर हमला कर दिया। जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंचे उस तेंदुए को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, लेकिन उसने वन विभाग के कर्मचारियों को नाको चने चबा दिए। लोगों को देखकर बुरी तरह घबराया हुआ वो तेंदुआ कभी किसी मकान में छिप जाता तो कभी पास के खेतों में लगी फसलों की आड़ लेकर गायब हो जाता। उसे पकड़ने के लिए विभाग के कर्मचारी जाल लेकर इधर उधर भागते रहे, लेकिन वो हर बार उनकी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाता। उसकी मौजूदगी ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। इस बीच उसने वन विभाग के एक कर्मचारी पर हमला कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। इस हमले के वक्त वो कर्मचारी अकेला था, क्योंकि उसके दूसरे साथी छत पर तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। हालांकि जब उन्होंने एक साथ मिलकर शोर मचाया तो तेंदुआ घबराकर वहां से भी भाग गया, जिसके बाद घायल कर्मचारी को अस्पताल भिजवाया गया। इससे पहले वो तेंदुआ 3 लोगों पर हमला कर चुका था। 100 बात की एक बात है कि हम लोगों को आ बैल मुझे मार वाला मुहावरा बदल देना चाहिए। उसकी जगह ज्यादा सटीक ये है कि आ जानवर मुझे मार, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही जानवरों को जंगल से भागकर अपने गांव मोहल्ले तक बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं तेंदुआ, कहीं बाघ, कहीं हाथी। ये जानवर इसलिए जंगलों से भटककर बस्तियों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जंगलों में अतिक्रमण कर रखा है। जंगल में पेड़ कम हम काट रहे हैं, जानवरों का शिकार भी हमारे आपके बीच के लोग ही कर रहे हैं। फिर जानवर कहां जाएगा? जान तो उसको भी बचानी है। अभी एक नया संकट पैदा हो गया। सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि जंगल तो बढ़े नहीं, सरकार की कोशिशों से तेंदुओं की आबादी अच्छी खासी बढ़ गई है। जंगल में उनके सामने पेट भरने का संकट पैदा हो गया। अपना पेट भरने के लिए ही वो भटकते हुए जंगल के पास बसे इलाकों में जा रहे हैं। अब तो हम लोगों ने जंगलों में और भी कहर बरपा दिया। हम लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं, कभी जानबूझकर, कभी अपनी लापरवाही की वजह से। इतना तो हमको पता है ना कि जानवर आग से बहुत डरते हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में तेंदुपत्ता बहुत है, उसी के लिए कुछ लोग जंगलों में सूखे पत्तों में आग लगा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में इन मध्य प्रदेश के जंगलों में 700 से ज्यादा जगह आग लगने का अलर्ट सरकारी एजेंसी ने जारी किया है। जंगल से जानवरों के भटकने की यह भी बड़ी वजह है, जिसका खमियाजा तो हम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ शिव और पार्वती की पूजा की। इसी तरह की कुछ तस्वीरें गुजरात के सोमनाथ मंदिर से सामने आई, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले स्थान पर आने वाले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लोग मंदिर पहुंचे। शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा की गई। इस दौरान पूरा मंदिर जयकारों और घंटियों की आवाज से गूंज उठा। बिना मास्क किसी को भी मंदिर में पूजा की इजाजत नहीं दी गई। श्रद्धालुओं को जांच के बाद ही अंदर जाने दिया गया। इस खास मौके पर पूरे मंदिर को काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर की सजावट की गई, जो देखते ही बन रहा था।
पहली बार आए हैं सोमनाथ जी के दर्शन के लिए। यहाँ की हर व्यवस्था बहुत ही अच्छे से की गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भक्तों ने पूजा की। मंदिर में रोजाना की तरह पहले भस्म आरती हुई, जिसके बाद महाशिवरात्रि पर विशेष आरती भी की गई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। विश्व भर में सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर ऐसा है जहां पर पूरे 9 दिन तक शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी महाशिवरात्रि की धूम रही। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, जहां मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। लाइनों में लगकर लोग अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आए और नंबर आने पर उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। सौभाग्य की एक बात यह है कि महाशिवरात्रि आस्था का वो पर्व है जो भूगोल, भाषा और संस्कृति का भेदभाव मिटाकर पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल, ओडिशा तक में महाशिवरात्रि की महिमा एक जैसी। कश्मीर में हिंदू समुदाय का ये सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे हर रात्रि या हेरात कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि फाल्गुन महीने की 13वीं-14वीं तारीख के बीच जो रात पड़ती है, उसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। साथ ही महाशिवरात्रि को ही शिव के लिंग रूप में प्रकट होने की तिथि भी माना जाता है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए पूरे साबरमती आश्रम की साफ सफाई और सजावट का काम तेज कर दिया गया। आश्रम के कई कर्मचारी इस काम में जुटे नजर आए। आश्रम के परिसर की सफाई के अलावा वहां रंग रोगन भी किया गया। आश्रम के पास ही एक बड़ा पंडाल भी बनाया गया, जहां प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद दांडी यात्रा की शुरुआत होगी। 12 मार्च 1930 को 78 आश्रमवासियों के साथ बापू ने दांडी कूच की थी। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और दांडी यात्रा को हरी झंडी देने वाले हैं। आश्रम में दांडी यात्रा के मार्ग को भी लाइटों से सजाया गया, जो रात के वक्त अलग अलग रंगों में जगमगाता नजर आया। 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। उससे पहले 75 हफ्तों तक केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करवाएगी, जिनकी शुरुआत अहमदाबाद से होगी। आज़ादी के आंदोलन के 75 साल सुवर्ण महोत्सव का आरंभ वो यहाँ से करेंगे। बताया गया कि 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चलने वाली इस दांडी यात्रा में बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे और करीब 300 किलोमीटर की इस यात्रा में कई केंद्रीय मंत्री भी पैदल चलेंगे। कल से इस महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव का शंखनाद होगा और 75 हफ्तों तक यानी 15 अगस्त 2022 तक यह महोत्सव चलेगा। साबरमती आश्रम के अलावा देश के 75 अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव के तहत हर हफ्ते देश के किसी एक हिस्से में एक कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, देश के बाहर भी इस महोत्सव को मनाया जाएगा और विदेशों में भारत के जितने भी दूतावास हैं, वहां अलग अलग वक्त पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस पूरे महोत्सव में सरकार की एक कोशिश है कि सरकार आयोजक नहीं होगी, सहायक होगी। आयोजन हमारे देशवासी करेंगे, सरकार उसमें मदद करेगी। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने आतंकियों से निपटने की अपनी तैयारियों को परखने के लिए एक मॉक ड्रिल की। एक सरकारी अस्पताल में आतंकी हमले की इस मॉक ड्रिल में 20 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया और ऐसी फुर्ती दिखाई कि महज 25 मिनट में ऑपरेशन पूरा करके अस्पताल से निकल भी गए। एक्शन पैक्ड मॉक ड्रिल की सामने आई तस्वीरों में पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस टीम एकदम एक्शन में नजर आई। कुछ जवान जमीन पर तो कुछ अस्पताल की छत पर डेरा जमाए दिखे और फिर शुरू हुआ सांसें अटका देने वाला स्टंट। रस्सी के सहारे 2 कमांडो नीचे उतरते नजर आए और बंधक बनाए गए अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के चेंबर तक पहुंच गए। जवानों ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को छुड़ा लिया और आतंकी बने 2 युवकों को चंद मिनटों में ही ढेर भी कर दिया।